नाम है रोहन भेंडे। भारतीय लोकतंत्र की जो राज्यसभा की बहस है उसमें एक नाम हमेशा लिया जाता है और उनके भाषणों को पूरे देश में हमेशा सुना जाता है। वो इसलिए नहीं कि वो मज़ेदार होते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके हर भाषण में आपको ऐसे जिक्र मिलेंगे जो इतिहास से है, साहित्य से है, और हर वह घटना जो सामान्य लोगों के हकूक़ों की और सामान्य लोगों की परेशानियों की है वो उठाते हुए। एक नाम है, वो है प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। आज हम उन्हीं से जानेंगे। कुछ मेरे सवाल है, कुछ उनकी जो भूमिका है उनको खोलेंगे। तो सर, सबसे पहले तो इंडिया बुलेटिन में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला ही सवाल है कि आपको मैंने पिछले 7 सालों में जब भी सुना है तो आप लोकतंत्र की हत्या की बात कह रहे हैं और लोकतंत्र की जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको लोअर लाने की बात सरकार पर कह रहे हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, लोकतंत्र का के मायने होते हैं सुनना और सुनाना। लोकतंत्र को अगर मैं सिर्फ एक शब्द में कहूँ तो कॉन्वर्सेशन, बातचीत। ये बातचीत एक तरफा नहीं होती है। बातचीत में माई वे और हाईवे नहीं होता है। जब आप दोस्तों में बात करते हैं तो आप अपने मित्र समूहों को याद करिए जो हमारे कॉलेज के, स्कूल के दिनों के होते हैं। हम बोलते भी हैं और हम सुनते भी हैं। संसदीय परंपराओं की नींव भी उसी बातचीत में है कि विमर्श एकांगी ना हो, यानी कि डिस्कोर्स बहुत ही नैरो ना हो, मोनोलॉग ना हो, डायलॉग हो। वो उस डायलॉग की पूरी आइडिया का मैं धीरे धीरे खात्मा होते हुए देख रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं, देश के करोड़ों हिंदुस्तानी जो सदन को बाहर से देख रहे हैं और सैकड़ों हमारे साथी जो सदन के अंदर है, चाहे वो भाजपा में ही क्यों ना हो, जो कि रूलिंग पार्टी है, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि जो कन्वर्सेशन की एक कला थी, बातचीत की, संसद में वो खत्म हो रही है। और अगर संसद में संवाद की कार्यशैली, संवाद की विधा खत्म हो जाए, गुम हो जाए, तो उसको फिर जनता के बीच से, देश के मानस से दूर होने में बहुत देर नहीं होगी। ये चिंता का विषय। इसी से एक जुड़ा सवाल आपके अभी के भाषण का है। जब आपने संसद में पहला भाषण दिया कोरोना काल के बाद, तो आपने कहा कि सारे तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है उनसे माफी मांगने की आज समय आ गया है। लेकिन उस समय सरकार टस से मस ना हुई, ना सरकार को उसका कुछ फर्क पड़ा। तो सरकार के जो कोरोना के प्लानिंग्स थे, जो जिस ताकत से यह वेव आ रही थी, उस बारे में सरकार ने सारी इंफॉर्मेशन छुपाई भी और जो मीडिया ने जिस दिखाया उस पर धाबे भी डाले। तो इस बारे में भी आपका क्या विचार है, कैसे देखते हैं आप? दो पहलू हैं इस बात के। एक तो सरकार का वो चेहरा है जहां वो आंकड़ों को, सच्चे आंकड़ों को ढकना चाहती है, छुपाना चाहती है, उसको मैनिपुलेट करती है। एक सरकार में शामिल दल और उनके लोगों का दूसरा चेहरा है जो उस भाषण के बाद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने हमारे दिल की भी बात कही। कई लोगों ने कहा कि हम सुन के रो दिए, क्योंकि ये जो वेग थी इसने किसी को नहीं छोड़ा। लाचारी, बेबसी पूरे देश में थी, सांसदों के बीच में भी थी। बहुत गलतफहमियां लोगों को होती है, व्यवस्था होगी तब तो आप व्यवस्था करेंगे, व्यवस्थाएं ही व्यवस्था ही नहीं है। तो उस संदर्भ में मैंने शुरुआत ही की थी कि मैं किसी दल की ओर से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब वहां बोल भी रहा था तो मेरे सामने वो तमाम मौतें, वो तैरती लाशें दिख रही थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं उन लाशों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, उन लोगों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, उनके बदले बोल रहा हूँ जो यहाँ बोलना चाहते थे लेकिन वो यहाँ है नहीं। उस संदर्भ में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जो सरकार संभवतः उस विमर्श के बाद सरकार, अगर भगवान ना करे कोई तीसरी लहर आए, तो एक बेहतर ढंग से उसका मुकाबला करे। लेकिन दूसरा पहलू मैंने आपको जो बताया कि बहुत सारे मंत्रीगण, सीनियर मंत्री जो इस सरकार के हैं, उन्होंने ये कहा कि ये हम सब की आवाज थी। जो आपने कहा ये हम भी बोलना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि उस संदर्भ में अगर मैं देखूँ तो इसे मैं बेहद समीचीन और सार्थक मानता हूँ। एक उसी के साथ सरकार, एक आपका भाषण है जिसमें आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी समय वह सरकार, सत्ताधीश एक ऐसा विधान कर देते हैं जिससे पूरी पूरी देश की जितनी भी जनता है जिसने अपने खोए हैं उन पर कुठाराघात हो जाए। वह थी, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं थी। अब आपने और हमने सबने दिखा है, विजुअल्स देखे हैं।
तो इतनी ताकत सरकारों के पास कैसे आ जाती है कि वो इतना बड़ा झूठ बोल दे? देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँ, ये दुर्भाग्यवश ये उसी दिन हुआ जिस दिन मैंने भाषण दिया जी 20 जुलाई को मैंने सदन में बोला, और 20 जुलाई को ही एक प्रश्न के जवाब में हमारे पटल पे, सभा पटल पे रखा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि समकालीन भारत में इससे घटिया और बड़ा झूठ नहीं बोला गया होगा, और झूठ बोलने वाले भी अब परेशान होंगे, क्योंकि उस झूठ के पक्ष में उनके लोग भी खड़े नहीं होंगे, खुद भाजपा के लोग नहीं, क्योंकि उन्होंने भी मदद मांगी है, उनके भी लोग, उन्होंने मदद मांगी है, उन्होंने हाहाकार देखा, उन्होंने पूरे देश में बेबसी देखी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों चला रहे थे? क्यों हवाई जहाज से इधर से उधर ऑक्सीजन हो रहा था? क्यों वादा किया जा रहा था कि सराजी को इतना कम हो? क्यों हॉस्पिटल हाईकोर्ट में जा रहे थे? क्यों? पहली बार मैंने देखा था अपनी जिंदगी में एक आम अदना इंसान ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है सुबह से शाम तक, जैसे कोई पानी की लाइन लगी है वैसे सिलेंडर की तो लाइन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के झूठ आपको और बेपर्दा करते हैं, आपको और आपको नंगा करके रख देते हैं। इसलिए इस तरह के झूठ से तो परहेज करना चाहिए था, और अभी भी वक्त उस झूठ के लिए माफीनामा होना चाहिए। कृषि और भूमि सुधार की बात हुई, उसके बाद बहुत सारे बिल आए, सारी चीजें हुई। एक देश का किसान जो अन्नदाता है वो 8 महीने से ज्यादा समय हो गया है, कहीं बॉर्डर पे बैठा है, कहीं आंदोलन कर रहा है। कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे ये वही मैंने कहा कि लोकतंत्र का जो चेहरा विकसित हो रहा है ना, वो चेहरा बहुत कुरूप है, वो हिंदुस्तान के मिजाज के अनुरूप नहीं है। कम से कम आज हम आज़ादी के 2 दिन बाद हम जश्न मनाएंगे आज़ादी का। कौन सा जश्न मनाएंगे हम? वही तो सवाल है। वो जश्न किसके लिए होगा? झंडा फहरा दिया, जनगण मन गा लिए, लेकिन उनका जनगण मन कौन है? किसान नहीं है जनगण, मजदूर नहीं है जनगण। 9 महीने में प्रवेश कर गया, भयंकर सर्दी दिल्ली की, बला की गर्मी, और अब बला की बरसात, 3 मौसम, 9 महीने। मांग क्या? ये काले कानून आप रद्द करो। अगर सरकार का अहंकार और गुरूर इस 7वें आसमान पर पहुंच गया है कि मुझे इनकी किसी मांग से कोई मतलब नहीं है, तो मैं माफी के साथ कहता हूं, ये अहंकार और गुरूर आपको खत्म कर देगा। आंकड़ा कुछ भी हो, किसी किसान ने वो आंकड़े दिए हैं, इन्हीं के बच्चों ने वो आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े छीनना भी जानते हैं, वो सनद रहे, याद रखना चाहिए। हाँ, उसी के बारे में आपने ये कहा था सदन में कि किसानों ने व्हिप जारी की है, लेकिन किसानों के व्हिप की उस सरकार को चिंता ही नहीं दिख रही। इसलिए कह रहा हूँ, सरकार को बाकी कई दलों को चिंता हुई। वो दिन था जब मैंने आग्रह किया था कि दलीय दायरों से ऊपर उठिए। किसान और किसानी समाज, खेतीहर समाज की बेहतरी किसान और खेतीहर समाज से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ना मैं, ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ना हमारे कृषि मंत्री जी, ना कोई अन्य नेता। तो एक बार लोकतंत्र में अगर आपको खेत खलिहान से कोई आवाज आती है और वो आवाज मुखर होती जा रही है, उसको सुनना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? आप उसको सुनने से इनकार करते हैं। नौटंकी में आप कहते हैं कि आओ बातचीत करते हैं, लेकिन ये काले कानून वापस नहीं होंगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको एक अस्वस्थ लोकतंत्र, बीमार लोकतंत्र में तब्दील कर रहे हैं। और दोबारा दोहरा रहा हूं कि जो लोग आंकड़ा देके आपको 303 पे पहुंचाते हैं ना, वो 0 पर भी पहुंचाना जानते हैं। वो तो इंदिरा गांधी के काल से भी हमने देखा है कि कितनी बड़ी सत्ताएं गिरती हुई है। एक चीज है भी आरक्षण का मुद्दा। अभी बिहार से आवाज आ रही है कि हमें जातिगत जनगणना के लिए नीतीश कुमार को समय चाहिए, प्रधानमंत्री जी का बिल पास हुआ। अब मुझे बताइए, आप तो वहां से आए जहां से मंडल आयोग का गठन हुआ था, तो उस एक पूरे दौरान एक आवाज है कि जो आरक्षण है वो किसी काम का नहीं है। दूसरी एक समाज की आवाज है जहां आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सिवा नहीं होगा। अभी भी वह व्यवस्था वैसी नहीं बनी है। हम अभी भी देख रहे हैं कि लोगों को घोड़ी पर चढ़ने के लिए भी मार दिया जा रहा है, मूछे रखने के लिए भी मार दिया जा रहा है। तो अभी जो कानून बना, क्या उससे कुछ भी बदलाव की आसार दिख रहे हैं? ये जो कानून बना नहीं है, हमें सबको समझना चाहिए। 2018 में जब ये नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा इन्होंने दिया, उस वक्त उन्होंने ये फेरबदल किया जो कि बिल्कुल गलत था। आज 3 वर्ष बाद उनको वापस पलटना, इसलिए मैंने कहा था सदन में कि आप इतिहास को मिटा के इतिहास रचने की कोशिश करते हैं, टेंट शामियाना लगा करके।
अब इसमें राज्यों को पुनः वो अधिकार दिए गए हैं कि वो लिस्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकें कि नई बैकवर्ड क्लासेस कास्ट की एंट्री कर पाए। सबसे दीगर चीज है कि आज तक 31 के बाद हमने जातिगत जनगणना नहीं की। SC ST होता है, रिलीजियस हो जाता है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है इसकी गणना नहीं होती। इनकी गणना के अभाव में, इनसे संबंधित आंकड़ों के अभाव में आपके विकास का प्रतिमान जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो हवा हवाई है। इस देश को एक एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि शहर में निम्न स्तर के काम कौन करता है, ठेले पे सब्जी कौन बेचता है, ठेले पे छोटे छोटे सामान कौन बेचता है, कहीं मकान बन रहा हो तो गिट्टी कौन अपने सर पे ढोता है, मिट्टी कौन अपने सर पे ढोता है, सीमेंट की में बालू मिला करके वो जो तैयार होता है कंक्रीट के साथ वो कौन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या रिक्शा वाले हो, फेरी वाले हो। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आप जब कोई बजटरी एलोकेशन करेंगे, कोई भी नीति बनाएंगे, तब आपके लिए बेहद आसान होगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करना, लास्ट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। और 2011 में हमने किया इनकॉर्पोरेट। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद जी, DMK के साथी भी थे, कर्नाटका के साथी थे, पुरजोर तरीके से। फिर जब ये सरकार आई तो हमने सवाल पूछा तो कहा डेटा करप्ट हो गया। उसमें भी मैंने कहा था कि सदन में कि करप्शन यहाँ है कि डेटे में है, उसको जानना बेहद आवश्यक है। लेकिन लब्बो लुबाब ये है कि अब आप देख लीजिए नवीन बाबू उड़ीसा में CM, और उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि हमारे बिहार में तेजस्वी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, जब उन्होंने मुखर ढंग से आवाज उठाना शुरू किया तो जन दबाव बहुजन का इतना है कि नीतीश जी को भी सामने आना पड़ा। और उन्होंने भी, हम सब ने मिलकर के प्रधानमंत्री जी से वक्त मांगा। मेरे प्रधानमंत्री जी को तमाम चीजों के लिए वक्त, लेकिन एक राज्य के पूरी विधानमंडल के प्रतिनिधि से मिलने का वक्त नहीं है। बड़ी खुशी हुई परसों एक देखा कि एक बच्ची ने अपने पिता के लैपटॉप से मेल कर दिया तो प्रधानमंत्री जी ने उससे, लेकिन वो बच्ची निकली खासदार MLA की, MP की। अब बाद में पता चला खासदार हैं, लेकिन पहले तो हम समझ रहे थे कि आम जन है। खैर चलिए, जो भी हो, खासदार की बच्ची को ही उन्होंने वक्त दिया। तो उसी तरह से बिहार विधानमंडल के सदस्य वक्त चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 15 अगस्त की तैयारी में व्यस्त होंगे, उसके ठीक अगले और दूसरे दिन मुलाकात का वक्त दें, ताकि ये जो पूरी पिछड़े वर्गों के बीच में जो एक धुंध सी छाई हुई है उसका कुछ हम रास्ता निकाल सकें। 3 महीने में जब कोरोना काल चल रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने 128 करोड़ रुपए टेलीविजन चैनल को एडवर्टीजमेंट पे दिए। मीडिया का गिरता स्तर वो हम क्रिटिक कर रहे हैं, लेकिन चिंताएं जो होना चाहिए वो कितना गिरेंगे और कितना समाज का नुकसान करेंगे कि कुछ भी ना बचा जाए, क्योंकि मीडिया से ही सब कुछ होगा। और वही अगर झूठ की खबरों को बहुत ज्यादा चलाएंगे, बहुत ज्यादा स्पेस देंगे, तो उस समय आपकी आवाज जो भी है, जो विपक्ष की आवाज है या फिर वो आवाज है जो इंटेलेक्चुअल पीपल की है, वो पहुंच नहीं रही है जहां पहुंचना चाहिए। तो ऐसे समय में आपके पास एक विपक्ष के तौर पे क्या ऑप्शन बच जाते हैं? देखिए, एक ही ऑप्शन, एक ही विकल्प हमारे पास बचता है। इस तरह की जो पोस्टरबाजी, विज्ञापनबाजी वाली पॉलिटिक्स है उसका प्रतिकार करते रहें, उसके बारे में जनता को जागरूक करते रहें। देखिए, विडंबना कितनी बड़ी है, आयरनी ही कहेंगे इसे, कि जिस व्यक्ति के शासनकाल में हजारों लाशें गंगा में तैर रही थी, जिस व्यक्ति के शासनकाल में हर 10 मिनट पे किसी का बलात्कार होता है, एनकाउंटर हो जाता है, जिस व्यक्ति का पूरी समझ गोरखपुर के उस मठ से ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश वो चला रहे हैं, वो व्यक्ति इश्तहार के माध्यम से जिंदा रहते हैं। और दुख की बात यह है कि कई टेलीविजन चैनल अपने सर्वे में उनको सबसे, वही तो एक सवाल है, सबसे बेहतर क्यों ना बताएं बेचारे वो टेलीविजन चैनल भी। अगर आप सैकड़ा करोड़ का विज्ञापन ले रहे हैं तो एक दिन ये बताने में क्या हर्ज उनको लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है। लेकिन ये उन लोगों के जख्म पर नमक छिड़कता है जिन्होंने अपनों को खोया है सुविधाओं और इंतजाम के अभाव में पूरे कोरोना काल में। ये उन लोगों को नागवार गुजरता है जिन्होंने अपने की अंत्येष्टि नहीं की, सीधे गंगा में बहा दिया। मैं समझता हूँ कि उनसे जाकर जरा एक टेलीविजन चैनल वाले कभी पूछ लेते कि बेस्ट CM के बारे में आपकी क्या राय है। आज और कल के इसमें ट्विटर का एक
विवाद चल रहा है जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी और बाकी ऑफिशियल हैंडल्स उन्होंने लॉक किए हैं। मैंने आज सवेरे ही मेरे सीधी बात के शो में ये कहा कि कॉलोनियल इरा की शुरुआत ही वहां से होती है कि कोई एक कंपनी बाहर से आती है और छोटे छोटे चीजों पर अपना हक बनाती है, और बाद में उस समय उन्होंने यह स्पेस बनाई कि जब अपना राज्य स्थापित कर सके। कैरल कैडवलर ने जब गार्डियन की पत्रकार है, उन्होंने जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा का जो स्कैम है उसको पकड़ा और वो देखा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रम्प के इलेक्शन में और ब्रेक्जिट में बहुत बड़ी भूमिका हुई। तो ऐसे समय में ये टेक कंपनीज विपक्ष की आवाज को दबाने का एक प्रयत्न कर रही है। तो ऐसे समय में आपके पास क्या बच जाता है? कौन से संवैधानिक अधिकार है, कौन से लीगल अधिकार है, या फिर कुछ है या भी कि कुछ भी नहीं? मेरा मानना है कि देखिए, पूरी तरह ये हम मान लेना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो फिर लड़ाई के लिए कुछ बचेगा नहीं। जनता को संघर्ष भी चाहिए और संघर्ष के आधार पर विकल्प भी चाहिए। लोकतंत्र बीमार है, लेकिन स्वस्थ करना, स्वस्थ रखना की जिम्मेवारी भी लोगों पर है, हम सब पे है, एक एक अदना व्यक्ति पे है। उसी तरह कोई तकनीकी प्लेटफॉर्म, टेक्निकल प्लेटफॉर्म अगर सरकार के इशारे पे कुछ ऐसी पहलकदमियां करता है जो लोकतंत्र में संवाद की पूरी विरासत को कुंद करती है, उस पर कालीमा छिड़कती है, तो मैं समझता हूँ कि उसका भी प्रतिकार होगा। अब अभी तक थैंकफुली हमारे न्यायालयों को हम ये नहीं कर सकते कि वहां से हमें न्याय नहीं मिलेगा, वहां तक भी जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, वही पॉलिटिकल। हाँ, मैं वही आपको उसी का जवाब चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल बैटल है। तो पॉलिटिकल बैटल में देखिए आप, जैसे छोटी छोटी चीजें सरकार ने की, उससे सरकार एक्सपोज भी हो रही है। पेगासस का मामला आपने सदन में उस पर चर्चा की। हाँ, उसी पर एक सवाल तो है ही कि पेगासस के मामले में हमने पूरा का पूरा जीरो, ये कह सकते हैं कि पूरा जीरो कर दिया। हम बात भी नहीं कर रहे। दो ही सवाल है, क्या सरकार ने खरीदा तो यूज किया क्या, और नहीं खरीदा तो फिर ऐसी कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो हमें हमारे नेशनल डिफेंस ये कर रही है। पेगासस को लेकर के, जो कि सदन का पूरा सत्र पेगासस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फार्म लॉज पर वॉश आउट करवाया सरकार ने, उसके पास जवाब नहीं था। पेगासस पे एक जवाब आया आईटी मिनिस्टर का, इसका आईटी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सीधे के सीधे आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मंत्रालय को ही इस पर बोलने का हक है। आपने ठीक कहा, सीधा सवाल है, क्या खरीदा? अगर खरीदा तो कैसे इस्तेमाल किया? लिस्ट कौन जारी कर रहा था? किस किस पर कौन कौन जद में था इसके? ये आज नहीं तो कल सामने आएगा, क्योंकि दुनिया के कई सारे मुल्कों में इस पर प्रोब, इवन जहां कंपनी है वहां के भी इसमें प्रोब, और उसमें एक और समानांतर धागा ये है कि वो लोग या तो सरकार को एक्सपोज कर रहे थे या फिर कुछ अपना काम कर, जैसे कोई लीगल जज है उनका, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके मेड का कोई स्नूपिंग क्यों करेगा बाहर? देखिए, अगर आप टोटलिटेरियन स्टेट की अवधारणा देखें तो वहां हर नागरिक वेबकैम स्टेट की जद में है, उसके अंदर है। तो अब सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, उन पर जिस महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके पूरे परिवार की स्नूपिंग हो रही थी, फोन हैक किए जा रहे थे, विपक्ष के लोगों को, मीडिया के लोगों को, इवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को। तो इसका स्केल बहुत बड़ा है, और चूंकि स्केल इतना बड़ा है तो सरकार जब कहती है ये नॉन इश्यू है, तो ये सदन में बता दीजिए, ये नॉन इश्यू है। पूरी चर्चा होती, आप कहते, आपके लोग, हम कहते, और उसके बाद सीधे तौर पे निकल के आ जाता कि कहाँ क्या लोचा है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं। लेकिन मैंने कहा ना, शुरुआत में जो पहला सवाल आपने पूछा था, जब आप लोकतंत्र के प्रति आदर भाव नहीं रखते हैं, जो कि सरकार के अंदर कोई आदर भाव नहीं, प्रधानमंत्री जी नई संसद का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ संसदीय परंपराओं का कत्ल हो रहा है। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है। चमचमाती इमारत खड़ी होगी हमारे लिए, लेकिन उस इमारत में कोई भी ऐसी इमारत नहीं होगी जिसपे जनता का भरोसा हो कि संसदीय परंपराएं, स्वस्थ लोकतंत्र के गुण अभी भी जिंदा है। राम के नाम को मैं जब बड़ा हो रहा था तब इसलिए सुना था कि एक ऐसा नाम है ईश्वर का जिसमें सारे गुण हैं। हम जो देख रहे हैं उस राम के नाम की हमें कहीं भी ये नहीं दिख रही है। कब तक हम उस नाम से अब लोगों को मारते रहेंगे? मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो देखा, उसके पहले आपने भी तो देखा होगा
कि हम क्यों वहां तक पहुंच गए हैं कि ये भी नहीं जानते कि उस भगवान ने भगवान का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसके नाम पे हम सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची लिपट कर अपने बाप से रो रही है और उस समय उसी को कोई मार रहा है। इतनी क्रूरता हमारे समाज में कैसी पैदा हुई? पैदा नहीं हुई, अब ये तो बहुत बढ़ चढ़ गई। पैदा तो कुछ वर्ष पहले हो गई थी, 10 वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन अब वो एक भीड़ का शक्ल हो गई और उस भीड़ को लगता है कि कानून का निजाम कुछ नहीं है, रूल ऑफ लॉ में कुछ नहीं है। मुझे अफसोस है कि ये तमाम लोग जो ना मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का दुरुपयोग करते हैं। काश ऐसी व्यवस्था होती कि मर्यादा पुरुषोत्तम पृथ्वी पे आ जाते ना, तो सबसे पहले इनका संहार करते, इनका खात्मा कर देते कि तुमने मेरे नाम को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये मुल्क था जहां बिना भेदभाव के लोग जय राम जी की कहते थे, जय सिया राम कहते थे। वो तो देखा है। मैं तो बिहार से आता हूँ। सीता मैया हमारे बिहार की बेटी है। हमारे यहाँ राम की कल्पना सीता के बगैर अधूरी है, लेकिन आपने क्या बना दिया इस देश को। जब उस बच्ची को मैंने पिता के जांघों से चिपट के रोते देखा, और वो भी तब जो मैं पहले कहा 2 दिन बाद 15 अगस्त मना। किसकी आजादी, कौन सा जश्न, किसकी डिग्निटी, कौन सा फ्रीडम? ये सवाल सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सवाल हर एक नागरिक के लिए है। इस देश को गर्त में कहां पहुंचा दिया। ये 47 में आजाद हुआ मुल्क नहीं रहा जिसमें नेहरू ने कहा था ट्विस्ट विद डेस्टिनी, कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, उस तरह के हजारों वीडियो इस देश में चल रहे हैं, उस तरह की हजारों हरकतें हो रही हैं गंदी ओछी। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये आधा अधूरा है, बेमानी है अगर आप वॉक द टॉक नहीं करते। एसएचओ जो बात चल रही है, एसएचओ वहां आए और उन्होंने इंटरप्शन किया। संवाद यह चल रहा था कि वो मजार अभी बनी है या फिर मंदिर तोड़ के बनी है, तो एसएचओ ने सिर्फ इतना कहा कि ये लीगल टर्म्स में नहीं है, आप जाके लीगल एक्शन करिए और बाजू हो जाइए। मुस्लिम हिंदू का ये था। 2 दिन बाद खबर आती है कि उस एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। देखिए, मैं एक एक इस तरह की घटनाएं बताऊंगा तो हजारों की फहरिस्त, लंबी फहरिस्त। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं चरम आ गई। इस लोकतंत्र को इंस्टीट्यूशंस, जिसको कहते हैं हम संस्थाएं, प्रोटेक्ट करती थी, गढ़ती थी, उसकी बनावट और बुनावट तय करती थी। हमने बनावट बिगाड़ दिया, हमने बुनावट बिगाड़ दिया। अंत में भला किसी का नहीं होगा। मैंने सदन के अंदर कहा था कि जिस भीड़ को आपने जन्म दिया है, आज वो भीड़ आपको कहीं कहीं वोट दे रही है, लेकिन ये भीड़ एक दिन आपको भी खा जाएगी। एक दिन नहीं, अभी देखा हमने कि जब आरक्षण का मुद्दा आया तो मोदी जी को कितने लोगों ने वैसे ही गालियां दी। जो मैं उससे इतर ले जा रहा कि भीड़ को जब आप सबलीकरण हो जाता है भीड़ का, तो वो भीड़ किसी को भी खा जाती है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान की हालत देखिए, कुछ हमें सीखना चाहिए वहां से कि देश में रवायतों को अगर खात्मा होता है ना, तो वो भीड़ इंसान को चुन चुन के गिद्ध की तरह खा लेती है। आखिरी 2 सवाल आपके स्टेट से। पहला ये, मैं बिहार इलेक्शन में खुद था ग्राउंड पे 2 महीने तक। जितने ग्रामीण क्षेत्र से मैंने, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे जो भी स्टोरीज है उसमें, तो जिन लोगों से मेरी बात हुई हर लोगों के नाम पर लालू प्रसाद जी का नाम था जुबान पे, और बदलाव की वो पूरी बात कर रहे थे। वो कौन सी चीज थी वो जो बदलाव की वो बात कर रहे थे, वो वहां पे चुक गया। देखिए, सीधी सी बात है कि हम जनादेश में नहीं आ रहे हैं, जिसको बहुत अच्छे से तेजस्वी जी ने स्वयं कहा कि हम शासनादेश में आ रहे हैं। मैंने खुद वहाँ था काउंटिंग के वक्त। हम सुबह से लीड कर रहे थे, पोस्टल बैलेट में लीड किया। पोस्टल बैलेट में हमारे लीड से वो घबरा गए, उन्होंने कई जगह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग रुकवा दी, और जहाँ जहाँ कीन कॉन्टेस्ट था वो उनमें से सिर्फ 10% हमारे पक्ष में आए, 90% हमारे पोस्टल बैलेट को खारिज कर दिया गया। कई हमारे साथी कोर्ट में गए हैं, लेकिन जनादेश का दबाव बिहार में इतना था कि आज भाजपा जदयू के विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये चुराई हुई सरकार है, ये चुनी हुई नहीं है, चुराई हुई सरकार है। तो जब फर्क चुनी और चुराई का है ना, वो उस जनादेश के दबाव में बिहार की सरकार फेस कर रही है। और आप देखते रहिए, इस तरह के जनादेश को चुराने वाले लोग बहुत दिन महफूज नहीं रहते हैं। बदलाव होगा, अब कब होगा इसका मैं वही मेरा नेक्स्ट और आखिरी सवाल है कि क्या होगा, बदलाव होगा क्या?
अभी तो यह बात चल रही थी, कल ही वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां से आलोक नंदन जी, उनसे बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि अभी ही कुछ अंदर से ऐसा चल रहा है कि दो पक्ष मिलने की बात चल रही है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बिहार का जनादेश स्पष्ट था, उसको बीच में कुछ लोगों ने उसमें धुंध पैदा की। अब जनता उस धुंध को हटाना चाहती है। आज हटाए, 10 दिन बाद हटाए, 1 महीने बाद हटाए, हटना तो है इसे। आपने समय दिया इसलिए आपका शुक्रिया।